हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 4। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में अराउंड 25 to 30 न्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रिंटिंग करेंसी इज यूजुअली द लास्ट रिसोर्ट फॉर द गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इट्स डेफिसिट। दिस इज बिकॉज, बोले गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंट कब करना पड़ती है? व्हेन इट इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर फाइनेंसिंग इट्स डेफिसिट। अब ये इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के कुछ इनकमिंग होती है और कुछ आउटगोइंग होती है। मतलब गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर करा? 120 रुपीज, लेकिन इनकमिंग में वो सिर्फ कितने पैसे लेकर के आ पाई? ओनली 100 रुपीज। सो व्हाट डज इट मीन कि अब उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा की जरूरत है। सो उसको 20 रुपए कहीं ना कहीं से लाना पड़ेंगे। अब ये 20 रुपए को लाने के दो तरीके हैं। आइदर गवर्नमेंट शुड बोरो, लेकिन उसको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, सो बोरोइंग्स, उसका ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। या तो दूसरा काम गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट शुड प्रिंट मोर करेंसी। गवर्नमेंट क्या करे? और ज्यादा करेंसी को प्रिंट कर दे। सो अगर मोर करेंसी को प्रिंट करेगी तो यही पूछ रहा है कि अगर ज्यादा करेंसी को प्रिंट किया तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा करेंसी प्रिंट करी तो उसके दो इंपैक्ट होंगे, पहला और दूसरा। पहला इंपैक्ट क्या होगा कि भाई मनी सप्लाई जो है मेरी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा करेंसी प्रिंट हो रही है। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा इसका? मनी सप्लाई बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ गई है, और अगर डिमांड बढ़ गई है किसी भी चीज की तो फिर महंगाई भी बढ़ जाएगी। सो इन्फ्लेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये उसका इंपैक्ट होने वाला है। स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। इट एक्सपांड मनी सप्लाई सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। यस, हमने देखा अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है। It is an expensive route to service any obligation in foreign currency since doing so would cause depreciation of rupees। क्या ये होगा? ये भी होगा। देख लेते हैं कैसे होगा। अगर आप ऐसा करोगे, आप ज्यादा करेंसी को प्रिंट करोगे, है ना। अब देखना उसका इंपैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, पहले $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज चल रहा था? 80 रुपीज। क्यों? क्योंकि बोले रूपी की सप्लाई थोड़ी सी कम थी। अब गवर्नमेंट ने ज्यादा करेंसी प्रिंट करी, लेकिन रूपी की डिमांड नहीं बढ़ी है, लेकिन रूपी की सप्लाई बढ़ गई है, जिसके कारण नाउ रूपी विल डेप्रीशिएट। अब रूपी क्या हो जाएगा? डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो शायद अब $1 में कितने रुपए आ जाएंगे? 100 रुपीज। व्हाट डज इट मीन? दैट रूपी हैज डेप्रीशिएटेड। अगर रूपी डेप्रीशिएट हो गया, रूपी वीक हो गया, तो अब जो चीजें आप इंपोर्ट करते हो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। स्टेटमेंट 2 भी यहां पर करेक्ट है। सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। दैट इज आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है अ हार्ड करेंसी इज अ करेंसी विच। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है? सो हार्ड करेंसी वो होती है विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन का मतलब क्या है? एवरीवन मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। तो ज्यादातर लोग कौन सी करेंसी को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं? तो आप बोलोगे डॉलर। सो यस, डॉलर इज अ हार्ड करेंसी, पाउंड इज अ हार्ड करेंसी, यूरो इज अ हार्ड करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, दीज आर हार्ड करेंसी। व्हाई? बिकॉज दे आर वाइडली एक्सेप्टेड। एंड व्हाई दे आर जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड? बिकॉज पीपल हैव ट्रस्ट ओवर देम। ट्रस्ट क्यों है? बोले बिकॉज दे डू नॉट डेप्रीशिएट एज फ्रीक्वेंटली। ये जल्दी जल्दी डेप्रीशिएट होती है कि नहीं होती है? ये अपनी वैल्यू को मेंटेन करने की कोशिश करती है। सो दे हैव वैल्यू विच इज मेंटेन्ड बाय देम। तो ध्यान रखना हार्ड करेंसी। अब स्टेटमेंट 1 को देख लेते, क्या है? इज जनरली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ग्लोब फॉर पेमेंट ऑन सर्विसेज एंड गुड्स। बात बिल्कुल सही है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड। यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉलर को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रशिया माइट नॉट बी एक्सेप्टिंग डॉलर, ईरान माइट नॉट बी एक्सेप्टिंग डॉलर। क्यों? लेकिन वो हो सकता है वो दूसरी करेंसी को हार्ड करेंसी समझ के ले ले। सो हार्ड करेंसी मतलब जनरली एक्सेप्टेंस उसका होना चाहिए। डॉलर इज अ हार्ड करेंसी बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय एवरी कंट्री, यूजुअली एवरी कंट्री। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इज नॉट लाइकली टू डेप्रीशिएट सडनली और फ्लक्चुएट ग्रेटली इन वैल्यू। यस, तभी तो इसके ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता। रूपी इज नॉट अ हार्ड करेंसी। क्यों? बोले रूपी क्या होता है? बोले रूपी तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। बोले 1947 $1 में कितने रुपीज आते थे और आज कितने आते हैं? कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया है ना। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कभी कभी ज्यादा करेंसी प्रिंट करने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इंपोर्ट डिपेंडेंस के कारण। रूपी कभी डेप्रीशिएट हो जाता है, कभी एप्रिशिएट हो जाता है। सो रूपी क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। सो रूपी इज जनरली नॉट अ हार्ड करेंसी। तो यहाँ पर विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट करेंसी चेस्ट। अब ये करेंसी चेस्ट का मतलब क्या होता है? देखना, करेंसी को मेंटेन करना काम किसका है? बोले आरबीआई का काम है। हर शहर में, हर गांव में, हर स्टेट के अंदर एक प्रॉपर करेंसी मेंटेन हो ताकि कभी करेंसी का शॉर्टेज ना जाए। तो आरबीआई का ये काम है। अब ये आरबीआई काम कैसे करता होगा? सो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई
कुछ कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स बोले तो लाइक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनकी कुछ ब्रांच को क्या बोल देता है, दैट दीज ब्रांचेस आर द करेंसी चेस्ट। मतलब वो क्या करेंगे, रुपी और कॉइन्स को स्टॉक करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, ताकि उनका रिजर्व बना रहे और उनकी कहीं पर भी कमी ना हो। देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेंसी चेस्ट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द करेंसी इन सर्कुलेशन इज वेस्टेड इन द आरबीआई। यस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ये सारी चीजें मेंटेन करता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द सेंटर ऑन नंबर ऑफ नोट्स टू बी प्रिंटेड, द करेंसी डिनोमिनेशन एंड देयर सिक्योरिटी फीचर। हाँ, बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, यही तो एडवाइस करता है सेंटर को कि कितने नोट छापना है, किस डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब 500 के छापना है, 100 के छापना है, 50 के छापना, 10 के छापना, 20 के छापना, किस डिनोमिनेशन में छापना है और उन नोट्स में क्या सिक्योरिटी फीचर रहेंगे, सो दैट फेक करेंसी कैन बी अवॉइडेड। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, करेंसी चेस्ट आर द ब्रांचेस ऑफ सिलेक्टेड बैंक अथॉरिटीज बाय द आरबीआई टू स्टॉक रूपी नोट्स एंड कॉइन्स। यस, सिलेक्टेड बैंक अथॉरिटी लाइक एसबीआई, एसबीआई की क्या है, कोई भी ब्रांच हो सकती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3 एंड 1, 2, 3 इज गिवन इन स्टेटमेंट सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज अबाउट करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या आप बोलोगे तो एकदम नई टर्म है, नहीं, दिस इज गिवन इन द क्लास 12th एनसीईआरटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक्स। बैंक्स बोले तो कमर्शियल बैंक्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब जनता के पास कितना पैसा है अभी पॉकेट में कैश में, प्लस उनका कितना पैसा है बैंक में इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब पता है आपको, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मतलब ये भी कैसा होता है, काफी लिक्विड मनी ही होता है, जनता कभी भी इस पैसे को निकाल सकती है। अब करेंसी डिपॉजिट रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स पीपल प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। यस, इट मींस पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। आप मार्केट गए, आपके पास ऑनलाइन मीडियम नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने डिमांड डिपॉजिट से कुछ पैसा विड्रॉ करके कैश में अपने पास रख लोगे। सो इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है जनरली रिड्यूसेस ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। अरे भाई, फेस्टिव सीजन में लोगों को कैश की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं। सो इट जनरली इंक्रीजेस ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन आएगा। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू डिमांड डिपॉजिट्स। यस, मैंने बताया कि डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा, उसकी बात यहां पर हो रही है। सो मेरा ये 2 नहीं है, 3 है। सो 3 भी सही हो जाएगा। सो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर हो जाएगा मेरा सी। करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स। और बैंक डिपॉजिट्स भी कौन सा, डिमांड डिपॉजिट्स, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कैन इम्पोज फाइन्स ऑन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ दे फेल टू डिटेक्ट और कंसील रॉन्ग डूइंग्स। बिल्कुल भाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को ये पावर दे रखे हैं कि वो किसी भी बैंक और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर फाइन लगा सकती है अगर वो किसी आदमी ने कोई गलत किया, उसको छुपा रहे हैं, उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं। सो इट हैज द पावर टू डू सो एंड द पावर इज गिवन बाय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट is empowered to investigate cases of money laundering under prevention of money laundering act. yes, ईडी को ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इट कैन इवन कन्फिस्टिगेट द एसेट्स। अगर आपको उनको लगता है कि भाई ये जो एसेट्स आपने बनाया, आपने जो घर बनाया, जो गाड़ी बनाई है, ये ब्लैक मनी से बनाया है, गलत तरीके से बनाया, तो इवन वो उन एसेट्स को भी क्या कर सकता है, जब्त कर सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कन्फिस्टिकेट कर सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको ध्यान रखना। ईडी के छापे पड़ते रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ईडी के छापे पड़े और उन्होंने उनके बहुत सारे एसेट्स वगैरह को क्या कर दिया, जब्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। किसके बारे में बात कर रहा है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल प्रोविजन आर प्राइमरली कंसर्न्ड विथ। अब ये गार का मतलब क्या होता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। किसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। भाई हम लोगों ने कल देखा था, एक वर्ड देखा था हम लोगों ने, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है कि भाई कोई कंपनी क्या करती है, टैक्स हेवन में अपना एक हेडक्वार्टर बना लेती है, काम वो सारा इंडिया में कर रही थी और अपने सारे प्रॉफिट्स को कहां शिफ्ट कर देती थी, उस टैक्स हेवन में, ताकि उसको उस देश में कम टैक्स भरना पड़े। लेकिन उसका मेन धंधा कहां हो रहा था, भारत में हो रहा था, और भारत में वो टैक्स देने को तैयार नहीं थी। अब
जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भी इन्हीं कंपनीज से रिलेटेड है। उन कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? शेल कंपनीज बोलते हैं। ये चीज हम लोगों ने देखी थी, या घोस्ट कंपनीज बोलते हैं। अब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल किसके बारे में बात करता है? इनमें से अगर आप देखोगे तो इजीली आप बता दोगे, राउंड ट्रिपिंग ऑफ द मनी। अब ये राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, वो कंपनी कौन सी थी? बोले इंडियन कंपनी ही थी वो। अब उस इंडियन कंपनी ने क्या किया? उसने भारत में जो भी प्रॉफिट कमाया, उसने क्या किया? भारत में जो भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को उसने क्या किया? अपनी एक सब्सिडरी को या अपनी एक पेरेंट कंपनी को, अपने एक हेडक्वार्टर को, जो कहां पर है उसने, फॉर एग्जांपल मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, ऐसी जगह पर है जहां पर टैक्स क्या होता है? कम लगता है। तो उसने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया? वहां पर शिफ्ट कर दिया। कहां पर शिफ्ट कर दिया? एक टैक्स हेवन के अंदर। अब वहां पर टैक्स हेवन में उसने कितना टैक्स दिया होगा? 2 to 5% या 0% भी कई बार वो लोग दे देते हैं। तो पैसा वहां चला गया। अब वो जो पैसा शिफ्ट किया था, क्या ये कंपनी वहां से पैसा वापस नहीं लाएगी? डेफिनेटली लाएगी। अब यही कंपनी थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू उस पैसे को दोबारा कहां लेकर के आ जाएगी? इंडिया। और इंडिया में लाके अपनी ही कंपनी में उस पैसे को क्या कर देगी? इन्वेस्ट करवा देगी। सो ये इस कंपनी ने क्या किया? राउंड ट्रिपिंग करी। भारत के पैसे को विदेश भेजा, विदेश से उस पैसे को वापस बुला लिया। दिस इज द राउंड ट्रिपिंग। तो राउंड ट्रिपिंग से रिलेटेड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल डील करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आंसर हो जाएगा मेरा बी। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस फ्रेंड्स कि हमारी ऐप के ऊपर यूपीएससी और एमपीपीएससी के न्यू बैचेस अवेलेबल हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली। अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जहां पर आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस के सारे बैचेस मिल जाएंगे, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब भाई ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? अगेन ये कॉन्सेप्ट्स कहां दिए हुए हैं? आपकी क्लास 12 के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्लास 12 के एनसीईआरटी दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है उसके पहले अपन जान लेते हैं व्हाट इज दिस पर्सनल इनकम। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब आपकी इनकम कितनी है। तो बोले इनकम क्या होती है आपकी? बोले आपकी जो भी इनकम है पहले वो देख लो। बोले आपकी इनकम कितनी है, मैंने वो लिख लिया। अब बोले उसमें से कुछ माइनस करो। क्या करो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो आपको किसी और को देना है तो वो आपका है ही नहीं, तो बिल्कुल बोले उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करो। प्लस अब अगर आपको कहीं पर इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, जो आपने लोन वगैरह ले रखा है ना, तो उसको इंटरेस्ट को भी आप माइनस कर दो, क्योंकि वो भी अब आपकी इनकम नहीं, वो तो आपकी कट जाएगी, बैंक से किस्त कट जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स जो आपको देना है तो आप वो कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर दो। कॉर्पोरेट टैक्स को भी आपने माइनस कर दिया इनकम में से। तो देखो इनकम में से क्या क्या माइनस किया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्लस क्या माइनस किया आपने? इंटरेस्ट पेमेंट आपने माइनस किया, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस किया। लेकिन आपकी इनकम ये भी हो सकता गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी वगैरह दे रही हो, है ना, ये ट्रांसफर पेमेंट कर रही हो किसी चीज में, आपने स्कीम में पैसा लगाया था तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसा दे दिया। सो वो पैसे को यहां पर ऐड कर दो जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है। सो दिस इज योर पर्सनल इनकम। अब देखना ये तो पर्सनल इनकम है, पर क्या इसमें से टैक्स माइनस किया? अभी मैंने क्या टैक्स माइनस किया? हो सकता है गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई फाइन लगाया हो, क्या वो माइनस किया? सो इनकम का मतलब होता है ये तो आपकी इनकम है, लेकिन क्या ये पूरी इनकम 100% अवेलेबल है फॉर एक्सपेंडिचर? नहीं। सो दिस इज रॉन्ग। सो पर्सनल इनकम के बाद में क्या निकालता हूं? तो उसके बाद में निकालता हूं दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि अब मेरे पास कितनी इनकम है जिसको मैं डिस्पोज कर सकता हूं मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सो बोले इस पर्सनल इनकम में से अब कुछ और भी माइनस करना पड़ेगा। और बोले क्या माइनस करना पड़ेगा? बोले पर्सनल टैक्स पेमेंट को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल टैक्स क्या लग सकता है आपके ऊपर? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग सकते हैं, वो माइनस कर दो। अगर गवर्नमेंट ने कोई फाइन वगैरह लगाया वो माइनस कर दो। तो फिर आप पर्सनल इनकम से कहां अराइव कर जाते हो? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? सो आप अपनी पर्सनल इनकम में से क्या माइनस कर दो? टैक्सेस माइनस कर दो। फिर क्या माइनस कर दो? कोई फाइन वगैरह लगा है तो वो माइनस कर दो, है ना। तो पर्सनल इनकम में से जब ये माइनस करोगे सो यू विल अराइव एट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीआई। So which of the following is are part of personal disposable income? Non-tax payment such as fine. क्या ये फाइन आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है? नहीं, फाइन्स को तो हमने माइनस कर दिया, सो दिस इज नॉट पार्ट। कॉर्पोरेट टैक्स पार्ट है क्या? भाई कॉर्पोरेट टैक्स तो हमने देखा था कि पर्सनल इनकम में से ही माइनस हो चुका था, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये तो आपको देना है गवर्नमेंट को, राइट। पर्सनल टैक्स पेमेंट, टैक्स तो हमने घटा दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सो ये भी हटा दिया। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, भाई इंटरेस्ट पेमेंट को तो हम लोगों ने देख लिया था, वो तो पर्सनल इनकम में से ही घट गया था, क्योंकि इंटरेस्ट भी हमको किसी को देना है, सो ये भी क्या हो जाएगा मेरा रॉन्ग। Which of the following is are part of personal disposable income? None of them is part of personal disposable income. Personal disposable income वो होती है जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरी की पूरी खर्च कर सकते हो, उसमें टैक्स फाइन ये सब आपका नहीं है, तो आपको पे करना है, दिस इज कंपल्जन, तो आपको ध्यान रखना है। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन इजी नहीं था
जिसने एनसीईआरटी पढ़ा था उसके लिए इजी है, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी डोंट वरी, एमसीक्यूज के थ्रू वो टॉपिक कवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑकर इन इकोनॉमी ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है, इकोनॉमी में क्या होगा अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब व्हाट इज दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग, भाई बजट है, गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट। अब बजट के में दो चीजें होना चाहिए, एक होना चाहिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो भाई एक्सपेंडिचर कितना कर रही है गवर्नमेंट को ये पता है, प्लस दूसरी होती है गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना भी चाहिए, वो टैक्स से ला सकती है, नॉन टैक्स से ला सकती है, बोरोइंग करके ला सकती है, जैसे भी लाना है, चाहे तो एसेट सेल करके भी ला सकती है। तो गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है उतनी उसकी रिसिप्ट होना चाहिए। लेकिन देखना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कितना करा, फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज, और इनकमिंग सिर्फ कितने की करी, 100 रुपीज। व्हाट डज इट मीन, देयर इज एन डेफिसिट ऑफ 20 रुपीज, 20 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया। अब इस डेफिसिट को भी कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इतना पैसा खर्च करना चाहती है। सो डेफिसिट को फाइनेंस करने के दो तरीके, या तो गवर्नमेंट क्या कर ले, बोरोइंग्स कर ले, विदेश से पैसा लेकर के आ जाए, या तो गवर्नमेंट मोर करेंसी को प्रिंट कर दे, और मोर करेंसी प्रिंटिंग का अपन क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। गवर्नमेंट यूजुअली रिजॉर्ट टू बोरोइंग्स, वो बोरोइंग्स करती है, धड़ल्ले से बोरोइंग्स करती है। तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा, अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, वन डेफिसिट में जाके पैसा खर्च कर रही है, अगर ज्यादा पैसा खर्च करेगी सो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा सो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी चीजों की तो फिर इन्फ्लेशन भी मेरा बढ़ जाएगा। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। राइट, अच्छा पहला तो बोल रहा था एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, क्या देखना, मनी सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फिर कंपनीज क्या करेंगी, नए नए लोगों को हायर करेंगी, सो एम्प्लॉयमेंट भी मेरा बढ़ जाएगा। सो यस, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डेफिनेटली डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है तो मनी सप्लाई तो बढ़ ही रही है। फोर्थ क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखना ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑकर, इनमें से क्या हो सकता है, सकता मतलब बोले पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। सो अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो क्या प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करेगा, डेफिनेटली। अगर गवर्नमेंट रोड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी तो प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ चढ़ के भाग लेगा। हो सकता है गवर्नमेंट 20 करोड़ की रोड बनाए तो प्राइवेट सेक्टर एक 100 करोड़ की फैक्ट्री बना दे, जैसा नोएडा में हुआ, सैमसंग ने किया। तो बात बिल्कुल सही है। तो मेरा क्या हो जाएगा इसमें से आंसर 1 2 3 एंड 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दैट इज 4। और इस टाइप के ये जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कुछ पैसा लगाए तो प्राइवेट इन्वेस्टर उससे भी ज्यादा पैसा लगाए, इसको बोलते हैं क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा लगाया, दूसरों ने और ज्यादा पैसा लगाया, इकोनॉमी बढ़िया तरीके से ग्रो कर गई। सो दिस इज क्राउडिंग इन इफेक्ट, और ये क्या होता है, इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आंसर हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। It is regarding revenue deficit. With reference to revenue deficit, consider the following statements. अब पहले तो समझ लेते हैं what is this revenue deficit. तो मैंने बताया था भाई बजट में दो कंपोनेंट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करना है, और प्लस आपके पास कितना पैसा आने वाला है। अब उस गवर्नमेंट बजट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट वो चीजें लेती है जहां पर एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। एसेट मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पैसा लाना है, पैसा कैसे लाएंगी, बोले एयर इंडिया को बेच दिया। अगर एयर इंडिया को बेच दिया तो एसेट के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा, एसेट्स कम हो जाएंगे, लेकिन एसेट्स कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। लायबिलिटीज मतलब गवर्नमेंट को पैसा लाना, बोरो करके ले आई, बोरो करके लाई तो लायबिलिटीज बढ़ गई, तो फिर भी वो रेवेन्यू बजट में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि रेवेन्यू बजट में वो चीजें होती हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। कैपिटल बजट में वो चीजें होती हैं जिसमें एसेट और लायबिलिटी के ऊपर, एसेट या तो लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पैसा लाना, कैसे ला सकती है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब एयर इंडिया को बेच दिया, एयर इंडिया को तो क्या हो गया, एसेट कम हो गए, या तो बोरोइंग करके आ गए, बोरोइंग कर ली तो बोले क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो रेवेन्यू बजट में हम वो चीजें लिखते हैं जहां पर एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं आता है। अब रेवेन्यू बजट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोले रेवेन्यू बजट में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको करने से एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं आता है, और कुछ ऐसी रिसिप्ट होती है, इनकमिंग होती है, जिससे भी एसेट लायबिलिटी के ऊपर फर्क नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में पैसा लिया, तो क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई, क्या वो टैक्स का पैसा आपको वापस देगी, नहीं देगी वो पैसा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने रेलवे वगैरह सर्विस प्रोवाइड करी, तो क्या उसने कुछ सामान बेच के करा, नहीं, गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, सो उससे लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट आया नहीं। एक्सपेंडिचर किया, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी बोले ऐसा करना है जिससे एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं है, मतलब अगर एक्सपेंडिचर किया तो रोड मत बनाना, हॉस्पिटल मत बनाना, रेलवे ट्रैक मत बनाना,
पर बोले सैलरीज दे देना लोगों की। अगर सैलरीज दे दी, दिस इज डे टू डे एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंडिचर करा तो एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आया। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कहीं अचानक से बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, उस पर जो पैसा लगाया तो क्या उससे एसेट लायबिलिटी पे फर्क आएगा? नहीं। सो ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर कंसिडर्ड इन द रेवेन्यू बजट सेक्शन। कैपिटल बजट में वो होती है जिससे एसेट लायबिलिटी के ऊपर फर्क आ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन इज अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट में, मतलब डे टू डे लाइफ में कितना पैसा लाती है और कितना पैसा खर्च कर देती है। अब देखना, अगर यहां पर डेफिसिट है, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, इस साइड भी डेफिसिट है, दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। मतलब गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ का खर्चा भी प्रॉपर नहीं उठा पा रही है और इवन डे टू डे लाइफ के लिए भी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट में मतलब टैक्स में पैसा ले रही है, नॉन टैक्स मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा ले रही है, दैट इज नॉट इनफ जितना वो खर्च कर रही है सैलरीज वगैरह देने में। सो दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इट इज द गैप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स करंट रेवेन्यूज। बिल्कुल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डे टू डे लाइफ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सैलरीज वगैरह दे रहे हैं, खा पी रहे हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, नॉर्मल चीजें हो रही है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। सो दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट्स करंट रेवेन्यू। करंट रेवेन्यू मतलब बोले रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आ रहा है जो उसकी करंट रेवेन्यू है, तो बात बिल्कुल सही है। इट इज द गैप बिटवीन, तभी तो ये डेफिसिट हो रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन रेवेन्यू रिसिप्ट। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? Effective revenue deficit do not take into account those expenditure transfer in the form of grants for the creation of capital assets। अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। भाई मान लो कोई सरकार है, उसने बोला ठीक है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट माना बहुत बड़ा है, लेकिन बोले हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्यों बड़ा है उसका एक बार रीजन सुन लो, फिर आप बताना कि हम सही हैं या गलत है। बोले हमने एक्सपेंडिचर तो करा, एक्सपेंडिचर ऐसा करा जिससे एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं आया, लेकिन किसकी एसेट और लायबिलिटी पे? सेंटर की एसेट और लायबिलिटी पे। क्योंकि इसमें एक प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो भी होता है कि भाई फाइनेंस कमीशन बोलता है कि आप स्टेट्स को पैसा दो, डिवॉल्यूशन करो। अब मान लो सेंटर ने जो पैसा स्टेट को दिया, स्टेट उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, या तो वो उनको सैलरीज वगैरह देने में यूज कर ले, या तो स्टेट्स उस पैसे को क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स यूज कर ले, मतलब स्टेट्स उसका एसेट्स बना ले। तो सेंटर क्या बोलेगा? भाई देखो बात रेवेन्यू बजट थी, एक्सपेंडिचर भी किया, लेकिन उस एक्सपेंडिचर में जो पैसा हमने स्टेट्स को दिया, स्टेट्स ने उस पैसे को फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट यूज कर लिया। तो बोले ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो कैपिटल वाली बात हो गई, लेकिन सेंटर ने डायरेक्ट ये काम नहीं किया। तो बोले इस टाइप के बजट को, जो पैसा आपने क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट को दिया है, अगर आप उसको रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते हो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को विच इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो हम कहां पर आ जाते हैं? देन वी विल अराइव एट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान रखोगे आप लोग। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये होता है। सो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट, बट इट टेक इनटू अकाउंट, डू नॉट नहीं आएगा, इट टेक इनटू अकाउंट those expenditure in the form of grants for the creation of capital assets। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो ओनली वन इज करेक्ट, और ओनली वन कहां पर दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, और वो पैसा किसको जाता है? स्टेट्स को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर मैंने और भी दिया हुआ है, बजट डेफिसिट को मेजर कैसे करते हैं? एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, हम लोगों ने देख लिया। रेवेन्यू डेफिसिट को आप ज्यादा नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि वो ये वाला पार्ट है, डे टू डे लाइफ वाला पार्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट को घटाना है तो आप ये एक्सपेंडिचर कम कर दो, लेकिन क्या आप लोगों की सैलरीज कम कर दोगे, पेंशन कम कर दोगे, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे? क्या करना पड़ेगा? सो ये तो आपका क्या, आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप ज्यादा नहीं घटा सकते। दूसरा तरीका, अगर एक्सपेंडिचर को नहीं घटा पा रहे तो रेवेन्यू को बढ़ा लो, लेकिन आप टैक्स को भी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना। सर्विसेज को बहुत ज्यादा महंगा नहीं कर सकते, वरना एयर इंडिया और बीएसएनएल जैसा हाल हो जाएगा कि बंद करने की नौबत आ जाएगी। जनता को लूट नहीं सकते। सो जो रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स करंट एक्सपेंडिचर। बोले इवन डे टू डे लाइफ के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे हैं, उसके लिए भी इनको क्या करना पड़ रही है? बोरोइंग्स। और इंडिया कहां पर आता है? यहीं पर आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स पीपल टू पे हाई टैक्सेस, क्योंकि आपको अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्सेस बढ़ाना पड़ेंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अगर आपके डे टू डे के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करना पड़ेगी। अगर बोरोइंग्स करोगे तो अब आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ेगी। सो देखना, अगर बोरोइंग्स करी तो वो तो मैं कहां लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा कैपिटल रिसिप्ट में, लेकिन बोरोइंग्स का जो ब्याज भरूंगा वो मेरा कहां जाएगा? प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट भी आता है। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी बेसिक्स में कर ली होगी। सो इट ऑल्सो लीड्स टू डेट एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी। गवर्नमेंट रिड्यूस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर।
फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि ये पूरा बजट देखो, अब आप रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, इन सब में देखो कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, तो बोले इसको कर लोगे, सो दिस इज फिस्कल डेफिसिट। बोले फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो डेंजरस। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो इसको फाइनेंस करना के तरीका क्या है, जितना फिस्कल डेफिसिट हुआ गवर्नमेंट उतने रुपए बोरोइंग्स करेगी। सो अगर गवर्नमेंट को पता करना है मुझे कितना बोरो करना है, तो बोलेगी टोटल एक्सपेंडिचर देखो, उसमें से टोटल रिसिप्ट हटाओ, पता चल जाएगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट। और प्राइमरी डेफिसिट मैंने ऑलरेडी बताया, सॉरी मैंने अभी आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताया। एक और होता है प्राइमरी डेफिसिट। भाई गवर्नमेंट ने बोला, मोदी सरकार को कांग्रेस ने बोला कि भाई आपका क्या है, वेट, आपका क्या है, बोले फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आर फार ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, बोले तो फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का क्या है, बोले बहुत हाई है, मतलब अब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ेगा। हाँ, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट हाई है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट क्यों हाई है वो ध्यान रखना। बोले उसके पीछे हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बोले क्यों, बोले प्रीवियस गवर्नमेंट ने खूब कर्जा माफी करा, खूब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करे, खूब ज्यादा बोरोइंग्स करी। अगर बोरोइंग्स करी होगी तो इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा होगा, तो इंटरेस्ट बोले हम यहां पर भर रहे हैं। सो बोले ये तो पुरानी सरकारें थी जिनके इंटरेस्ट आज हम भर रहे हैं, जिनकी बोरोइंग्स का आज हम बोझ लेके चल रहे हैं, जिसके कारण आज हमको बोरो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बोले हम बात करें कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि हमको आज की गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को पता करना है, तो बोले वो कैसे कर सकते हो आप, तो थ्रू प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलता है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि प्रेजेंट डे गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है। फिस्कल डेफिसिट मतलब बोले टोटल आपका घाटा कितना हो रहा है, बोले वो तो पुरानी गवर्नमेंट बोले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, सो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमको बोरो करना पड़ता है। सो बोले फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, देन यू विल अराइव एट द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट indicates the borrowing requirement of the government. It also shows the performance of present government. It enable us to see how the government is conducting its financial affairs. और ये सारी चीजें आपके चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के एनसीईआरटी में दी हुई है, वहीं से मैंने ये सारे चार्ट्स को ड्रॉ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कंपोनेंट ऑफ मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। बोले इनमें से कौन कौन से मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के पार्ट है। अभी एकदम न्यू वर्ड होगा आप लोगों के लिए, व्हाट इज दिस मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। सो कोई बात नहीं, इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी अगर आप कोई दिमाग लगा सकते हो, कोई याद है आपको, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में क्या क्या आता है, तो मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज करती है। और ये कैसे रिलीज करती है, तो वो बोलती है इन्फ्लेशन को ले लो, इन्फ्लेशन को ऐड करो, करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐड करो, और फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री को ऐड करो। सो इन तीनों को मिला के क्या बनाया जाता है, मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट ऑफ कंट्री। सो यहां पर देख लेते कहां कहां रेवेन्यू डेफिसिट था, नहीं, फिस्कल डेफिसिट था, हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट था, हाँ, इन्फ्लेशन था, हाँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4, एंड 2, 3 एंड 4 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे कि सर ये जो आपने एक डेफिसिट लिया, बोले वो कौन सा डेफिसिट लिया, बोले रेवेन्यू डेफिसिट नहीं लिया आपने, कौन सा लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट। बोले करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 6 में चले जाओ, क्लास 12 की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें विजिबल इनविजिबल ट्रांसफर होते हैं, गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है। सो बोले जो करंट अकाउंट है, जो चालू खाता है, बोले वहां पर भी हमारा क्या रहता है, यूजुअली डेफिसिट रहता है। सो बोले करंट अकाउंट डेफिसिट को आप ले लेना, इजी है। तो बोले ये वाला करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पर यूज कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट यूज कर रहे हैं और इन्फ्लेशन यूज कर रहे हैं, और उन तीनों को जब ऐड किया तो वी विल अराइव एट द मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसको कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सीड कैपिटल। बोले सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, पर मुझे कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, अभी मैंने कुछ करके नहीं दिखाया, अभी मैंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, मेरी कैपेबिलिटीज को प्रूफ नहीं किया। सो बिजनेस को स्टार्ट करना है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करता हूं, और वो इनिशियली मुझे कुछ पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसी पैसे को, जो इनिशियल अमाउंट का जो पैसा मुझे मिला है टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड कैपिटल। मतलब अभी तो सिर्फ पौधा मैंने लगाया है, सीड कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया है। जब ये बिजनेस सीड कैपिटल से ही रिलेटेड एक और वर्ड होता है, वी कॉल इट वेंचर कैपिटल। अब ये वेंचर कैपिटल और सीड कैपिटल में डिफरेंस भी बता देता हूं। सीड कैपिटल मतलब अभी बस बिजनेस को स्टार्ट ही किया है,
अब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मुझे बाद में उसको और भी ग्रो करना पड़ेगा, तो और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्टार्ट करने के लिए बिजनेस है उसको बोला सीड कैपिटल। जब सीड कैपिटल से बिजनेस चलना शुरू हो गया, थोड़े बहुत उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हुए, अब जब मैं दोबारा कैपिटल रेस करूंगा देन आई विल कॉल इट वेंचर कैपिटल। ध्यान रहोगे। और वेंचर कैपिटल के बाद अब मुझे और जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी देन आई विल गो फॉर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब मेरी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करूंगा और जनता से भी बहुत सारा पैसा उठाऊंगा। सो स्टेजेस होती है, पहले सीड कैपिटल, फिर वेंचर कैपिटल, देन आईपीओ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सीड कैपिटल? एसेंशियल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर सीड्स फॉर कल्टीवेशन। अरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेक इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है? नहीं, टू स्टार्ट अ बिजनेस के लिए पैसा है। बेल आउट कैपिटल गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक से, अरे बेल आउट पैकेजेस की अभी बात नहीं कर रही, जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब डील करेंगे। इट इज एन अर्ली कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो वेंचर कैपिटल, सीड कैपिटल और आईपीओ आपके पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर के बारे में बात कर रहा है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो अभी अपन ने 2 मिनट पहले करा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंसी डिपॉजिट रेशियो हम लोगों ने क्या देखा था? इसका मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक प्लस देयर डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स, बल उनका पैसा बैंक में कितना है डिमांड डिपॉजिट में और उनके पास नगद कितना है। इट शोज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, कि जनता कितना पैसा अपने पास रखना चाहती है इंस्टीड ऑफ वॉल्ट ऑफ द बैंक, बोले बैंक की जगह अपने पास कितना पैसा रखी। दिस इज द करेंसी डिपॉजिट रेशियो। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट शोज द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पीपल होल्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स। बात बिल्कुल सही है, उनके खुद के पास कितना पैसा है उसके कंपैरिजन में किसको डालोगे? बैंक में डिपॉजिट को। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज इन कैश डिपॉजिट रेशियो लीड्स टू इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है जल्दी से एक बार आपको बता देता हूं। कल भी ये वर्ड आया था मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने एक नोट प्रिंट किया, आरबीआई ने कितने रुपए का नोट प्रिंट किया? 100 रुपीज का नोट प्रिंट किया। अब ये नोट कितनी वैल्यू जनरेट करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये नोट कुछ भी करके किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया है। मेरे पास आया 100 रुपए, मैं क्या करूंगा? इसको ले जाके मेरे बैंक में जमा कर दूंगा, एसबीआई। अब एसबीआई ये पैसे को अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि एसबीआई को 100 रुपए पे मुझे ब्याज देना है। सो एसबीआई इसका कुछ परसेंट मतलब सीआरआर और एसएलआर अराउंड 25% है। सो वो काट के 75 रुपए कहां घुमा देगा? लोन में घुमा देगा। अब जिसने लोन लिया वो इस पैसे को खर्च करेगा या तो वो इसको भी बैंक में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डाला, सो वो भी इसमें से कुछ पैसा काट के अराउंड 60 रुपीज दोबारा लोन में घुमा देगा। सो एक 100 रुपए मेरे पास आया, मैंने उससे कुछ खरीदा, फिर बैंक में डाल दिया, फिर दूसरे ने कुछ खरीदा, फिर तीसरे ने कुछ खरीदा, फिर चौथे ने कुछ खरीदा। सो ये 100 रुपए बैंक में जा जाके आखिर कब तक चलेगा? देखना, अगर ये 100 रुपए बैंक में जा रहे हैं तो हर बार इसकी वैल्यू कम हो रही है। 100 रुपए थे, अब दोबारा अगले आदमी को 75 ही मिले क्योंकि 25 रुपए बैंक में ब्लॉक हो गए। फिर अगले को 60 ही मिले, उसके अगले को और कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट ब्लॉक होता जा रहा है क्योंकि हर बार करेंसी कहां से पास हो रही है? बैंक से। लेकिन अगर ये 100 रुपए मुझे मिले होते और मैंने बोला छोड़ो ये बैंक का खेल, बैंक जाना ही नहीं, मैं 100 रुपए लेके गया डायरेक्टली, मैंने 100 रुपए की क्या खरीद ली? बुक्स खरीद ली। अब बुक्स वाले के पास ये 100 रुपए, बुक्स वाला गया, उसने क्या खरीद लिया? उसने मिल्क खरीद लिया 100 रुपए का, तो उसने 100 रुपए का दूध खरीद लिया। दूध वाला गया 100 रुपए का घास लेके आ गया, घास वाला गया 100 रुपए के जूते लेके आ गया। तो ये एक 100 रुपए का नोट आखिर कितनी बार घूमेगा? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। सो बोला जाता है कि अगर जितनी बार पैसा अगर बैंक में जाएगा तो धीरे धीरे मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? वो 100 रुपए धीरे धीरे जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर बैंक में नहीं जाएगा तो वो 100 रुपए बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा और वो अनलिमिटेड टाइम्स मूव कर सकता है। सो करेंसी डिपॉजिट रेशियो हम लोगों ने देख लिया। इट शोज द करेंसी दैट पीपल होल्ड विद देमसेल्फ, ये वाली बात तो सही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू करेंसी डिपॉजिट रेशियो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया व्हाट इज दिस करेंसी डिपॉजिट रेशियो। इट इज करेंसी विद पब्लिक प्लस द अमाउंट दे होल्ड इन द कमर्शियल बैंक, मतलब उनका कितना पैसा जमा है कहां पर? डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, बोले तो एसबीआई वगैरह। अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज्यादा है मतलब जनता ज्यादा कैश अपने हाथ में रखी है कंपेयर टू दे डिपॉजिटेड इन द बैंक। सो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। इट शोज द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पीपल होल्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स। बिल्कुल उनके खुद के पास कितना पैसा है कंपेयर टू दे डिपॉजिटेड इन द बैंक। फेस्टिव सीजन के समय करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाता है क्योंकि जनता ज्यादा पैसा क्या करती है? अपने पॉकेट में रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो इट शोज द प्रेफरेंस ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स लिक्विडिटी, कि वो पैसा को कितना अपने पास रखना चाहती है। तो फेस्टिव सीजन में यूजुअली उनको कैश की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं? करेंसी डिपॉजिट रेशियो को बढ़ा देते हैं।
स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एन इंक्रीज इन कैश डिपॉजिट रेशियो। अब यहां पर करेंसी डिपॉजिट रेशियो की बात नहीं हो रही, कैश डिपॉजिट रेशियो की बात हो रही है, लीड्स टू इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। तो अब पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर का एकदम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने 100 रुपीज का नोट प्रिंट किया, तो ये 100 रुपीज का नोट कितनी वैल्यू जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए, मैंने 100 रुपए से क्या किया कि पेन खरीद लिया, पेन वाले ने 100 रुपए से दूध खरीद लिया, दूध वाले ने अपने बच्चे की एजुकेशन की फीस भर दी, फीस वाले ने जूते खरीद लिए। तो ये एक 100 रुपए आखिर कितनी अनलिमिटेड वैल्यू जनरेट करेगा? क्या आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर एनसीईआरटी बोलती है मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो इज द सम ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर। सीआरआर प्लस एसएलआर के सम को ही हम क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। सो देखना, सीआरआर का मतलब क्या होता है? बैंक को कितना पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखना है। एसएलआर मतलब लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना है। और सीआरआर का पैसा बैंक किसके पास रखवाता है? आरबीआई के पास रखवाता है। और एसएलआर वो अपने खुद के पास रखता है। आने वाले क्वेश्चंस में इसके साथ अभी अपन थोड़ी देर में डील करेंगे। सो मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या? देखना, मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लीगल रिजर्व रेशियो के। फॉर एग्जांपल बैंक ने बोला कि भाई व्हाट इज दिस एलआरआर। बैंक ने बोला भाई बैंक के पास अगर 100 रुपए आए तो उसमें से कम 25% तो एक तरफ रख दे। अगर 25% एक तरफ रख दे तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊंगा तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बोल सकता हूं मैं अगर परसेंट में कन्वर्ट करूंगा। हाँ, तो लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर उतना कम, बोल सकता हूं मैं। तो मतलब बैंक अगर जितना ज्यादा पैसा एक साइड रखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होता जाएगा। सो ये बोल रहा है इंक्रीज इन कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर, नहीं, इट लीड्स टू डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि अब बैंक को ज्यादा पैसा एक साइड रखना पड़ेगा। ज्यादा पैसा एक साइड रखना पड़ेगा तो मेरे पास थे 100 रुपए, मेरे पैसे एसबीआई के पास लेके गया, एसबीआई ने उसमें से 25 रुपए हटा के 75 रुपीज को घुमा दिया। फिर अगले बैंक ने 75 का 25% हटाया तो उसने अराउंड 60 रुपीज घुमा दिया। सो धीरे धीरे मनी मल्टीप्लायर क्या होता जा रहा है? कम। सो इंक्रीज इन कैश डिपॉजिट रेशियो लीड्स टू डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको इसको जानना है मनी मल्टीप्लायर वगैरह क्या होता है तो आराम से चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग क्लास 12 के एनसीईआरटी की सीरीज का वीडियो कंप्लीट देख लेना। अराउंड आधे घंटे का कांसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो ओनली वन इज करेक्ट एंड ओनली वन इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली कंप्लीट प्री प्लस मेन का बैच अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू प्राइमरी डेफिसिट। किसकी बात कर रहा है? प्राइमरी डेफिसिट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा व्हाट इज दिस प्राइमरी डेफिसिट। तो हम लोगों ने देखा था जब हमने बजट और उसके कंपोनेंट देखे थे, तो भाई बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में भी रिसिप्ट्स भी होती हैं और एक्सपेंडिचर भी होते हैं। इसमें भी रिसिप्ट्स भी होती हैं और इसमें भी एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा मैंने बजट, तो गवर्नमेंट का मुझे पता चला कि दैट एक्सपेंडिचर इज फार ग्रेटर देन रिसिप्ट्स। बोले गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा है, 120 रुपए खर्च करती है और इनकमिंग में सिर्फ 100 रुपए ला पाती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फिस्कल डेफिसिट। बोले इतना गवर्नमेंट को क्या हो गया? घाटा हो गया। और उस घाटे को वो पूरा कहां से करेगी? फिस्कल डेफिसिट को। तो फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोले जितना पैसा कम पड़ गया वो क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम बोरोइंग्स तो कर रहे हैं, लोग कोस रहे हैं गवर्नमेंट को, बोले योर फिस्कल डेफिसिट इज वेरी हाई। लेकिन प्रेजेंट डे गवर्नमेंट क्या बता रही है? बोले भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट क्यों हाई है? क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी थी, जो उन्होंने बहुत ज्यादा उधार में पैसा लिया था, सो आज उस उधार के पैसे का जो इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है उसके कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट हाई है। सो बोले अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर दूं? इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दूं तो मैं कहां पर आ जाता हूं? देन आई विल अराइव एट द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। सो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो तो पता चलेगा कि आज की गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कितनी बढ़िया है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द सम ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। नहीं, सम नहीं आएगा, माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट में से घटाना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट को, देन यू विल अराइव एट द प्राइमरी डेफिसिट। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 इट इंक्लूड्स बर्डन ऑफ पास्ट डेट। इट डज नॉट इंक्लूड बर्डन ऑफ पास्ट डेट। पास्ट डेट में तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर इंक्लूड है। प्राइमरी डेफिसिट निकाला इसलिए कि पुराने डेट का बर्डन क्या, उसको हटा दो, इंटरेस्ट लायबिलिटीज को हटा दो। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो नन इज करेक्ट। सो आंसर इज नाइदर 1 नॉट 2 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पब्लिक डेट ऑफ इंडिया।
पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है कि बोले पूरा ओवरऑल कर्जा कितना है देश के ऊपर, दैट इज पब्लिक डेट। सो बोले इट इंक्लूड्स व्हाट, ट्रेजरी बिल उसमें आता है। हाँ, ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ट्रेजरी बिल्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह निकालती है, मार्केट में सेल करती है और उससे कुछ पैसा लेकर के आती है, लेकिन ओवरऑल वो पैसा रिटर्न तो करना ही है। सो यस, ट्रेजरी बिल आर इंक्लूडेड इन पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट मतलब विदेशों से जो पैसा लेके आई है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक डेट, क्योंकि उस पैसे को भी रिटर्न करना है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोरोइंग्स फ्रॉम स्मॉल सेविंग्स, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। अभी बताता हूं क्यों। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो ओनली 1 and 2 आर पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। अब पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है कि भाई आप गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो वगैरह कर रखा है, बॉन्ड वगैरह के थ्रू मार्केट से उठा रखा है, जिसको उसको रिटर्न करना है, लेकिन पब्लिक डेट में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। सो बोरोइंग्स फ्रॉम स्मॉल सेविंग्स, भाई गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग्स के थ्रू भी पैसा लेती ना। स्मॉल सेविंग्स आप कहां पर जमा करते हो, बोले पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस से आप क्या खरीदते हो, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हो। तो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप पोस्ट ऑफिस से खरीदते हो, देन हु इज द ओनर ऑफ पोस्ट ऑफिस, इट इज द गवर्नमेंट। सो उस पैसे को यूज कौन करता है, गवर्नमेंट। तो देखा जाए तो जनता ने क्या करा, सर्टिफिकेट खरीदा पोस्ट ऑफिस से और पोस्ट ऑफिस को पैसे दिए। पोस्ट ऑफिस को पैसे दिए मतलब गवर्नमेंट को पैसे दिए। तो देखा जाए तो वो भी पब्लिक डेट का पार्ट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नो, बोरोइंग्स फ्रॉम स्मॉल सेविंग्स इज नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इवन एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है एक्स्ट्रा बजटरी डेफिसिट। अब इसका मतलब भी बता देता हूं भाई। एक तो हम लोगों ने देखा फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट बोले तो बजट में जो ओवरऑल डेफिसिट निकला उसको हमने बोला फिस्कल डेफिसिट। एक और डेफिसिट भी होता है, गवर्नमेंट जानबूझ के इसको पार्ट में नहीं डालती है। ऐसा क्यों करती है, देखना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या रन करती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रन करती है। अब गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है तो गवर्नमेंट लोन नहीं ले रही है, वो क्या बोल रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कि आप मार्केट से लोन ले लो। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अगर ये लोन ले रही है तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ही लोन ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती नो, ये लोन तो किसने लिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बजटरी डेफिसिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। और 1 and 2 कहां दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ए। हाउएवर, तो यह ध्यान रखना क्या क्या उसका पार्ट नहीं है पब्लिक डेट ऑफ इंडिया का, स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड, अदर अकाउंट्स, रिजर्व फंड एंड डिपॉजिट्स। तो ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ इंडिया।